गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज देखो अब एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, जो एक्चुअल में थर्मल फिजिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? थर्मल फिजिक्स। द नेम ऑफ द टॉपिक इज द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। द न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग। न्यूटन का कूलिंग का लॉ क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को समझते हैं, थोड़ा ब्रीफ आइडिया लेते हैं इसके बारे में, ये किस तरह वर्क करेगा एक्चुअल में। ठीक है, ये किस तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। तो देखो, कोई भी एक बॉडी है, दिस इज ए बॉडी, टेम्परेचर T। सराउंडिंग में, इसका जो सराउंडिंग है, जो वातावरण है, बाहर का टेम्परेचर कितना है? T0। ठीक है, हम जानते हैं प्रीवियस थ्योरी से कि कोई भी बॉडी जो एट टी टेम्परेचर पे है, वो क्या करेगी? वो अपने रेडिएशन क्या करेगी? फॉल करेगी, मतलब रेडिएशन क्या करेगी? निकालेगी। ठीक है, रेडिएशन बाहर फेंकेगी अपना रेडिएशन। ठीक है, और वो एट इंस्टेंट, वो उसी टाइम पे क्या करेगी? साइमल्टेनियसली वो सराउंडिंग से जो रेडिएशन वो क्या करेगी? गेन भी करेगी। ये जो रेडिएशन है, ये क्या होता है? रेडिएशन ये माइनस इन्फाइनाइट, 0 से प्लस इन्फाइनाइट तक की जो भी लैम्डा पॉसिबल लैम्डाज हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी रेडिएट होती है। उसके जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी है वो रेडिएट होती है। ईच लैम्डाज, जो प्रत्येक लैम्डा है वो क्या करता है? अब जो प्रत्येक लैम्डा की जो वेवलेंथ की जो वेव है, रेडिएशन के रूप में क्या निकलती है? बाहर निकलती है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स स्टेटमेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग क्या कहता है? अगर ये जो बॉडी और जो टेम्परेचर, ये ब्लैक बॉडी भी हो सकती है, दिट इज ए ब्लैक बॉडी, एंड अगर ये ब्लैक बॉडी है तो इसकी इमिसिविटी 1 होती है। अगर ये ब्लैक बॉडी नहीं है तो इसकी इमिसिविटी कुछ अलग होगी। ठीक है, इसकी जो कुछ वैल्यू होगी जो लेस देन 1 होती है। ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी वो होती है जो जितना, जब उसके रेडिएट करने का टाइम आए, जब उसके एब्जॉर्ब करने का टाइम आए, तो पूरा एब्जॉर्ब करती है, हर एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। जब उसको एमिट करने का टाइम आए, तो जो ईच लैम्डा 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक जितने भी लैम्डा है, सारे को क्या करती है? रेडिएट करती है। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि अगर किसी भी बॉडी एंड सराउंडिंग का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत छोटा हो, बहुत स्मॉल हो, बहुत छोटा हो, स्मॉल हो, तो जो रेट है, किसकी रेट? हीट की जो फ्लो होने की रेट है, इस बॉडी है, इस बॉडी जो हीट के रेडिएट होने की जो रेट है, dQ/dt इज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। हम यह मान के चलते हैं कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मच ग्रेटर देन सराउंडिंग। अब जब इस कांस्टेंट को मैं हटाता, जब इसको जो ये चिन्ह है, मतलब ये जो साइन है, इसको मैं हटाऊं तो एक कांस्टेंट आता है के टी माइनस टी एस। ठीक है, दैट इज ए लॉ ऑफ कूलिंग। ये क्या है? न्यूटन्स कूलिंग लॉ। दिस इज ए न्यूटन्स कूलिंग लॉ। ये स्टेटमेंट है न्यूटन्स कूलिंग लॉ का। ठीक है, अब एक्चुअल में हम ये भी जानते हैं कि अगर इस बॉडी की, ये अगर कोई भी बॉडी है, अगर इसका जो टेम्परेचर, अगर इसकी जो मास m है, स्पेसिफिक हीट T है, स्पेसिफिक अगर S है, तो मैं dq को लिख सकता हूं ms डेल्टा T। डेल्टा T इज द वेरी स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस इन डेल्टा T टाइम। डेल्टा T ये माइनस आएगा क्योंकि टाइम के साथ जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या कर रहा होगा? गिर रहा होगा, वो कम हो रहा होगा। के T माइनस Ts एंड डेल्टा T बाई T
के माइनस एम एस टी माइनस टी एस। ठीक है, तो हम कूलिंग लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये इस कांस्टेंट को मैं K1 मान लूं, अगर फिर इस पूरे कांस्टेंट को मैं K2 मान लूं, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ द कूलिंग लॉ। ये किसके रूप में होती है? ये होती है कि ये बॉडी कितने टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के ठंडे होने की जो दर है, मतलब जो बॉडी के ठंडे होने की दर है, जो रेट है, उसके रूप में न्यूटन्स कूलिंग लॉ कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। ये एक्चुअल में इसको थोड़ा फील लो। एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है कि एट ए टी टेम्परेचर द बॉडी का जो टेम्परेचर है एट ए टी टाइम पे, क्योंकि जो टी क्या होगा, टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा, टाइम के साथ टी क्या करेगा? वेरी करेगा। तो एट ए टी टाइम द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज टी, एंड आफ्टर टी प्लस डेल्टा टाइम ए वेरी वेरी स्मॉल, ये क्या बहुत छोटा है, and after delta t time the temperature of the bodies become T plus delta T. The small temperature difference between this time interval is delta T dt, जिसे डेल्टा टी भी कहते हैं, dt भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, अब क्या होगा कि एक्चुअल में मतलब क्या है? दैट इज ए इंस्टेंटेनियस फॉर्म, दैट इज ए इंस्टेंटेनियस फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, दिस इज ए इंस्टेंटेनियस फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सोल्व करता हूँ, इसको थोड़ा मैथमेटिकल क्या करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा आपको। देखो, सबसे पहले क्या होगा कि मैं इसका खुद मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करता हूँ। डेल्टा टी बाई टी माइनस टी एस, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी, माइनस K2 डेल्टा टी। सबसे पहले देखो इसकी लिमिट चेक करो। अगर टाइम जीरो है, अगर t बराबर जीरो है, तो बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? T1, जो पहले टेम्परेचर रहा होगा। एंड एट ए टाइम t द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज T। अगर इसको सोल्व करें तो T माइनस टी एस अपॉन T1 माइनस टी एस, दिस इज माइनस K2 T, एंड T माइनस टी एस is and T1 minus Ts K2 e raised to power T minus Ts, इस पूरे कांस्टेंट को मैं C अज्यूम कर लेता हूँ, C e minus K2 T and T is equal to Ts plus C e raised to power minus K2 T। ठीक है, ये क्या है? ये एक्चुअल में है कि टाइम के साथ इस बॉडी का टेम्परेचर किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है। उस चेंज होने की जो इक्वेशन है वो इस इक्वेशन से चेंज हो रहा है। ये एक्चुअल में इक्वेशन क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फॉलिंग है। ये क्या है? टेम्परेचर की फॉलिंग कैसे हो रही है? एक्सपोनेंशियली। सपोज में अगर टी और जो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, अगर ये टेम्परेचर बॉडी का क्या है? ये Ts जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है। ठीक है, अगर शुरू में जो बॉडी का जो टेम्परेचर है एट टी टाइम एंड t इज इक्वल टू जीरो, एट t इज इक्वल टू जीरो द बॉडीज टेम्परेचर फॉर, सपोज दैट पहला टेम्परेचर कितना होगा इसका? T1 टेम्परेचर है, मतलब अभी टेम्परेचर कितना है शुरू में? टेम्परेचर एट टी टाइम t इज इक्वल टू जीरो, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज T1। अब धीरे धीरे क्या होगा? टेम्परेचर एक्सपोनेंशियल फॉल करेगा एंड इनफाइनाइट टाइम, बहुत देर के बाद कि क्या करेगा? ये टेम्परेचर किसके इक्वल हो जाएगा? Ts। जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा तो इस बॉडी का रेडिएशन, जो रेडिएशन रेडिएट होना है ना, वो बंद हो जाएगा। दिस इज क्लोज्ड, ये ऐसा क्लोज हो जाएगा। दिस इज ए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये टेम्परेचर है इस तरह से। ठीक है, अब थोड़ा और इसका जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऐसे भी कर सकते हो
कि एक्चुअल में कई बार क्वेश्चन में कैसे देते हैं, देखो क्वेश्चन में कैसे आता है, देखो वो थोड़ा समझाता हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सपोज दैट अगर कोई आपको कहे कि कोई बॉडी, किसी बॉडी का टेम्परेचर T1 है किस टाइम पे, T1 टाइम पे, और इस बॉडी T2, इसका टेम्परेचर T2 होगा किसमें, T2 टाइम पे। तो एक्चुअल में इस जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अनुसार ये जो स्टेटमेंट है इसको कैसे लिखें, कैसे इसको उतारें उस इक्वेशन में। हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा T अपॉन डी इज माइनस ये प्लस K2 T माइनस T एस सराउंडिंग टेम्परेचर। सपोज दैट सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है इस स्टेटमेंट में, मतलब इस अरेंजमेंट में Ts, ठीक है। तो डेल्टा T इज व्हाट, इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू टाइम इंटरवल। तो एक्चुअल में मैं ये मान लूं कि जो टेम्परेचर, मतलब ये जो टाइम, दिस इज नियर अबाउट, ये दोनों टेम्परेचर क्या है, बहुत छोटे हैं, मतलब दिस इज नियर अबाउट T2, नियर जो इसका डिफरेंस है वो बहुत कम है, ये टाइम भी बहुत छोटा, एक स्मॉल टाइम इंटरवल है। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस T2 माइनस T1 एंड T2 माइनस T1 इज इक्वल टू प्लस K2, और T को कैसे लिखेंगे, दिस इज एवरेज ऑफ टू टेम्परेचर, T1 प्लस 2 अपॉन 2 minus Ts. This is also called average form of the Newton's law of cooling. Average form of average form of Newton cooling law. ठीक है, ओके, धन्यवाद।